नमस्कार। पश्चिम बंगाल के चुनाव मैदान में उतरने से पहले ही कांग्रेस के अंदर जबरदस्त घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट पश्चिम बंगाल में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और वहां पर इंडियन सेक्युलर फ्रंट, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी वाला इंडियन सेक्युलर फ्रंट, इसको भी शामिल करने की बात चल रही है। लेकिन कांग्रेस के अंदर इस बात का विरोध शुरू हो गया है और कांग्रेस में इन दिनों आप जानते हैं कि बागी नेता, असंतुष्ट नेता, ऐसे नेता जो पार्टी आलाकमान से नाराज हैं और यह नाराजगी का सिलसिला पिछले साल से चला आ रहा है, ऐसे नेताओं में से एक जो ये G23 गुट है, इन नेताओं में से एक आनंद शर्मा ने ISF यानी कि इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ किसी तरह का गठबंधन किए जाने, इस गठबंधन में कांग्रेस के शामिल होने जिसमें ISF भी शामिल हो, उसका पूरी तरह विरोध किया है। बहुत गंभीर बातें उन्होंने कही है और उसके बाद आनंद शर्मा को जवाब दिया है पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी का। और दूसरी ओर गुलाम नबी आजाद, उनका विरोध शुरू हो गया है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो जैसे हालात पिछले साल बने थे कांग्रेस में, जब इन असंतुष्ट नेताओं ने एक लेटर लिखा था और उसके बाद कांग्रेस में हंगामा खड़ा हुआ था, तो क्या वैसे ही हालात अब बनते दिखाई दे रहे हैं? इस पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है, कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें, सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सत्य हिंदी का ऐप भी आ गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कर लीजिए। कांग्रेस गांधीवादी विचारधारा, धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा, नेहरू को मानने वाली विचारधारा की पार्टी कही जाती है। वो दावा भी इस बात का करती है, लेकिन हाल ही में उसके दावे की बीजेपी ने तब भी खिल्लियां उड़ाई थी जब मध्य प्रदेश के अंदर नाथूराम गोडसे की प्रतिमा पर जल चढ़ाने वाले पूर्व पार्षद, हिंदू महासभा के पूर्व नेता बाबूलाल चौरसिया को पार्टी में शामिल किया गया था। तो वो बवाल पार्टी के अंदर चल रहा था कि इस बीच जम्मू में पार्टी के जो असंतुष्ट नेता हैं, जिन्हें G23 कहा जाता है, ये 23 बड़े नेता हैं। इन्होंने लंबा वक्त कांग्रेस में गुजारा है, कांग्रेस में बड़े पदों पर रहे हैं। इन्होंने हाल ही में जम्मू में एक शांति सम्मेलन किया और उस शांति सम्मेलन में बिना नाम लिए कांग्रेस आलाकमान पर निशाना साधा और यह कहा कि वो कांग्रेसी हैं और कांग्रेस को मजबूत करते रहेंगे, कांग्रेस देश के अंदर कमजोर होती जा रही है। ये जो G23 वालों ने सम्मेलन किया, जो कांग्रेस के नेता हैं, ये सम्मेलन ऐसे वक्त में हुआ जब प्रियंका गांधी असम के दौरे पर हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और राहुल गांधी केरल और तमिलनाडु में है, क्योंकि इन दोनों राज्यों में भी चुनाव होने वाले हैं। साथ ही जो ये पश्चिम बंगाल के चुनाव है, असम के चुनाव है, पुडुचेरी के चुनाव है, हाल ही में पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार गिरी है। तो ऐसे वक्त में जब पार्टी लगातार मुश्किल के दौर से गुजर रही है, 2 लोकसभा चुनाव वो हार चुकी है, गिने चुने राज्यों में उसकी सरकार है और मध्य प्रदेश और कर्नाटक में सरकारों की विदाई हो चुकी है, ऐसे हालात में पार्टी के नेताओं को, जब किसान आंदोलन के कारण देश में एक सियासी माहौल बना हुआ है, पार्टी के नेताओं को मैदान में उतरना चाहिए था, लेकिन यहां उल्टी हवा बह रही है, गंगा उल्टी बह रही है। और हो यह रहा है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता जम्मू में जाकर शांति सम्मेलन कर रहे हैं और वहां आला कमान के फैसलों, आला कमान को एक तरह से चुनौती देते दिखाई देते हैं। हालांकि उनका यह कहना है कि वो पक्के कांग्रेसी हैं और उनके कांग्रेसी होने पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। लेकिन बात मैं वहीं से शुरू करूंगा जहां पर आनंद शर्मा ने साफ कहा है कि इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ किसी तरह का चुनावी गठबंधन नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की जो मूल विचारधारा है वो गांधीवाद की है, नेहरूवाद की है और धर्मनिरपेक्षता की है, और ऐसे में अगर हम ISF के साथ जाते हैं, यानी कि इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ जाते हैं, तो ये गलत होगा और सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस पार्टी चयनात्मक, यानी कि विशेष रूप से चयनात्मक नहीं हो सकती। लेकिन उसके बाद उन्हें जवाब देने के लिए सामने आए अधीर रंजन चौधरी, और अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ऐसे वक्त में जब पार्टी चुनाव लड़ रही है, इन नेताओं को 5 राज्यों में जाकर चुनाव प्रचार करना चाहिए, बजाय इसके कि वो यहां पर सांप्रदायिकता को लेकर बात कहें या दूसरी कोई बातें कहें, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान सारे मामले पर पूरी तरह नजर रख रहा है। उन्होंने कहा है कि हम बीजेपी को हराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और जो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट का अलायंस है, उसमें कांग्रेस को पूरी सीटें मिल चुकी हैं। लेफ्ट अपने कोटे से ISF को, यानी कि इंडियन सेक्युलर फ्रंट को सीट देना चाहता है, दे रहा है। अधीर रंजन चौधरी ने यह भी कहा कि ऐसे लोग जो इस तरह की बातें कर रहे हैं वो
बीजेपी के सुर में सुर मिलाकर पार्टी को कमजोर न करें। इससे पहले कपिल सिब्बल जब जब कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ बोले हैं तब अधीर रंजन चौधरी भी बोले हैं, और एक वक्त तो उन्होंने ये भी कह दिया था जब कपिल सिब्बल ने कहा था कि लोग कांग्रेस को प्रभावी विकल्प के रूप में नहीं देखते, कांग्रेस पार्टी में कुछ हो नहीं रहा है, तो तब भी अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि ऐसे लोगों को अपनी अलग एक पार्टी बना लेनी चाहिए। हाल ही में जब गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की तो इसके भी बहुत सारे सियासी मायने निकाले गए। अब मैं पिछले साल की बात करता हूं जब ये G23 के नेताओं का एक लेटर लीक हो गया था और इसमें इन्होंने स्थायी अध्यक्ष के चयन की मांग की थी, पार्टी के अध्यक्ष अंदर आंतरिक चुनाव कराने की मांग की थी, और इसको लेकर गुलाम नबी आजाद सबसे मुखर रहे थे और उसके बाद भी गुलाम नबी आजाद का जबरदस्त विरोध हुआ था, कपिल सिब्बल का जबरदस्त विरोध हुआ था, और जितिन प्रसाद जो उत्तर प्रदेश से आते हैं उनका भी जबरदस्त विरोध हुआ था गुलाम नबी आजाद के खिलाफ। तो कई जगह पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने खुलकर अपनी बातों को भी रखा था और कहा था कि ये लोग पार्टी में हमेशा बड़े पदों पर रहे हैं, लेकिन आज जब संघर्ष करने का वक्त है तो ये पार्टी के साथ खड़े होना नहीं चाहते। थोड़ी सी बात यहाँ पे पीरजादा अब्बास सिद्दीकी इनकी भी करनी पड़ेगी। ये धार्मिक स्थल है पश्चिम बंगाल में फुरफुरा शरीफ, वहां पर हुगली जिले और इसके आसपास के मुस्लिम मतदाताओं में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का बहुत असर माना जाता है। इनकी चुनावी रैलियों में भीड़ जुटती है। हाल ही में उन्होंने अपनी इस पार्टी को बनाया है और वो टीएमसी को शून्य पर ले जाने की बात करते हैं। इससे ममता बनर्जी डरी हुई है क्योंकि ममता बनर्जी के पास पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटों का अच्छा उन्हें समर्थन मिलता रहा है, और ऐसे में अगर आईएसएफ की बात अगर नहीं बन पाती, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी के आने से ममता बनर्जी पहले ही डरी हुई है, तो अगर आईएसएफ इस कांग्रेस लेफ्ट वाले गठबंधन में शामिल नहीं हो पाती जिसका कांग्रेस के अंदर विरोध होता दिख रहा है, तो ऐसे हालात में अगर आईएसएफ का क्या रुख होगा ये देखना होगा। लेकिन आईएसएफ अगर इस गठबंधन में शामिल होती है तो यहां पर कांग्रेस के अंदर घमासान तो बढ़ेगा, लेकिन ममता बनर्जी को मुस्लिम वोटों का नुकसान होने की संभावना है। तो ऐसे हालात में जब इन 5 राज्यों के में चुनाव हो रहा है और इसमें कांग्रेस के नेता ट्विटर पर आकर पार्टी को ही सांप्रदायिकता को लेकर एक लेसन देने की कोशिश करते हैं या कहते हैं कि भाई हम अपनी विचारधारा से हमें समझौता नहीं करना चाहिए, और उसके बाद पार्टी के दूसरे नेताओं ने ट्विटर पर रिप्लाई करते हैं, तो ये जो झगड़ा है ये खुलेआम चौराहे पर आ जाता है। और इस तरह का झगड़ा हमने पिछले साल भी देखा है जब कपिल सिब्बल के खिलाफ, जितिन प्रसाद के खिलाफ या गुलाम नबी आजाद के खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा था कि इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, और आज पार्टी के संघर्ष के दौरान ये पार्टी का साथ नहीं देना चाहते। तो ये जो स्थिति है ये कांग्रेस को, कांग्रेस आलाकमान को बहुत असहज करने वाली है, परेशान करने वाली है, और ऐसे वक्त में राहुल और प्रियंका भी चुनावी राज्यों का दौरा कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है, जोर लगाया हुआ है, लेकिन वो कांग्रेस का ये कह के भी मजाक उड़ाती है बीजेपी कि केरला में केरल के अंदर आप जिन वाम दलों के साथ के खिलाफ लड़ रहे हो, पश्चिम बंगाल में आपने उन्हीं के साथ गठबंधन किया हुआ, तो वो इसको एक राजनीतिक ढोंग बताती है। ऐसे हालात में, ऐसे राजनीतिक हालात में कांग्रेस के सामने चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं, और ऐसा लगता है कि ये पिछले साल जैसा सियासी बवाल हुआ था कांग्रेस के अंदर सीडब्ल्यूसी की बैठक में या लेटर के सामने आने के बाद जो बवाल हुआ था, और बहुत वक्त बाद जब अभी किसान आंदोलन शुरू हुआ तब जाके इस बवाल की खबरें कम हुई, लेकिन हालांकि बीच में भी कपिल सिब्बल तमाम तरह के बयान देते रहे और उसको लेकर आवाज भी उठती रही। तो अब देखना होगा कि क्या अब ये सियासी बवाल बढ़ेगा, और ये सियासी बवाल बढ़ेगा तो निश्चित रूप से इन 5 राज्यों में पार्टी की चुनावी तैयारियों पर असर पड़ेगा, और इसमें आगे क्या कुछ होगा उस पर भी मेरी नजर लगातार बनी रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।